नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों में और खून खराबा बढ़ने वाला है। दरअसल चुनाव हार चुके और जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई दूरी तक हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इससे हथियारों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। हालांकि इस घटना पर ट्रंप की ओर से पहला रिएक्शन आया है और ये सवाल भी उठने लगे हैं कि बाइडेन का लास्ट मोमेंट इस कदम को हाँ करना क्या ट्रंप को गुस्सा दिलाएगा। इस बीच अब ये खबर आ रही है कि ट्रंप बाइडेन के इस फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। ट्रंप की टीम के एक सदस्य ने ये बात न छापने की शर्त पर रूस की न्यूज एजेंसी से कही। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर बाइडेन का फैसला था और ट्रंप के सत्ता में आने के बाद फैसले की समीक्षा की जा सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस की सीमा के अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मैं अपने उन साझेदारों का आभारी हूं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हमारा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी अपने सहयोगियों से जरूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन हम लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करना जारी रख रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए जो मैंने विक्ट्री प्लान पेश किया था, इसमें लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता शामिल थी। मीडिया में बहुत कुछ कहा गया है कि हमें मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमला शब्दों से नहीं किया जाता, इन बातों की घोषणा नहीं की जाती, मिसाइलें खुद ही बोलेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार यानी आज समाप्त हो गया। चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश कर रहा है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर सोमवार को थम गया। इस चुनाव के लिए प्रचार के दौरान चुनाव क्षेत्र से लेकर सोशल मीडिया पर घमासान दिखा। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार को लेकर 5 सामाजिक संगठनों ने एक साथ आकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फेसबुक चलाने वाली मेटा कंपनी के विज्ञापनों में महायुति गठबंधन को तरजीह दी जा रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटा ने इस कैंपेन के लिए अपने नियमों में भी बदलाव किया है और बीजेपी को कानून तोड़ने की आज़ादी दी। ये रिपोर्ट सामाजिक संगठनों दलित सॉलिडेरिटी फोरम, EKO, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई थी। महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाया है कि भाजपा और महायुति गठबंधन अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और शैडो प्रश्नों के माध्यम से हमारे उम्मीदवारों को बदनाम करने वाला प्रचार किया जा रहा है। ये भाजपा के ध्रुवीकरण के एजेंडे से संबंधित है। बता दें, मेटा कंपनी द्वारा जारी पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अकेले मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अब तक कम से कम 4.2 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी ने अब तक 1.37 करोड़ रुपए खर्च किए। मेटा पर प्रचार प्रसार में बीजेपी को बढ़ावा देने के आरोपों के संबंध में मेटा कंपनी ने BBC मराठी से बात करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि हम नियमों का उल्लंघन करने वालों विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पहले भी इस तरह से कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई लगातार इस तरह से नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञापनदाताओं को भी राजनीतिक प्रचार पर लागू सभी कानूनों का पालन करना होगा। हमने हमारी नीतियों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को हटा दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे का लक्ष्य बताया। राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तिजोरी खोली और उसमें से गौतम अडानी और पीएम मोदी का एक पोस्टर निकाला। कांग्रेस नेता ने धारावी की भी तस्वीर दिखाई और सवाल करते हुए कहा कि एक कौन है, सेफ कौन है और सेफ किसका है। राहुल गांधी ने धारावी के पोस्टर को दिखाते हुए कहा कि एक है सेफ है का लक्ष्य ये है। राहुल गांधी ने कहा कि धारावी की जमीन वहां रहने वाले लोगों की है, वो वहां वर्षों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट करने में कई सारी समस्याएं हैं। मैंगोम की जमीन छीनी जा रही है।
एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए हैं। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सारा कुछ उस व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। इसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। अडानी ये काम अकेले नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री की मदद लिए बिना धारावी की जमीन लोगों से नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र का धन यहाँ की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा, यही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल ने कहा कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे को उधेड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि सेफ कौन है? अडानी। 1 लाख करोड़ रुपए की धारावी की जमीन किसे मिली? अडानी को। अनसेफ कौन है? महाराष्ट्र की आम जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहुजन। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और तरह तरह की तकलीफ आम लोग एवं किसान झेल रहे हैं और मोदी सरकार एवं महाराष्ट्र की महायुति सरकार सिर्फ अडानी का काम करने में लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राज्य में लड़ाई करोड़पतियों और गरीब के बीच है। राहुल ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों की मदद हो। राज्य की महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल की अमेरिका में गिरफ्तारी की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया से उसे अरेस्ट किया गया है। अनमोल बिश्नोई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर गोलीबारी के मामले में फरार आरोपी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल का नाम आया था। दिल्ली और मुंबई पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र सीएम पद की रेस में नहीं हूं। शिंदे ने कहा कि महायुति में सीएम पद को लेकर रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी रेस इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत के साथ सरकार में लाना है, महाराष्ट्र का विकास करना, लोगों के जीवन में सुधार और जीवन में बदलाव लाना है। साथ ही उन्होंने कहा यह भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास शंभू और पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 दिसंबर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरबंस सिंह पंडेर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। सरबंस सिंह पंडेर ने कहा कि यह फैसला इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 18 जनवरी के बाद से सरकार के साथ कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। हमारी तरफ से सरकार के साथ बातचीत करने के सारे रास्ते खुले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सारे रास्ते बंद रहे हैं। सरबंस सिंह पंडेर ने कहा कि 9 महीने से हम शांति के साथ बॉर्डर पर बैठे रहे हैं, लेकिन अब हम दिल्ली कूच करेंगे। बता दें, किसान इस साल 13 फरवरी से पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मैंने अपने पत्र के माध्यम से बता दिया है कि मैंने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के साथ लगातार लड़ाई में समय निकालोगे तो दिल्ली के लोगों का समय बर्बाद होगा। बता दें, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने। मणिपुर में बेकाबू होती हिंसा के बीच अब बीरेन सिंह सरकार को उसके गठबंधन के साथी ने झटका दिया है। कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी ने इसके लिए राज्य में हिंसा का हवाला दिया है। कोनराम संगमा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और कहा कि हमें पक्का लगता है कि बीरेन सिंह सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह फेल रही। बता दें, 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। कुछ विधायक पहले से ही नाराज चल रहे हैं, तो सवाल है कि क्या बीरेन सिंह के सामने अब सरकार बचाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनपीपी के एक विधायक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि सरकार पहले से ही 7 भाजपा कुकी विधायकों के साथ मतभेद में है। अब 7 एनपीपी विधायकों के बिना उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों का एक गुट भी एन बीरेंद्र सिंह से नाराज है। उनका कहना है कि एन बीरेंद्र सिंह तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं कर सके। बता दें, कुछ महीने पहले बीजेपी के 19 विधायकों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। बीजेपी के विधायकों को इस बात का डर है कि हालात और खराब हो सकते हैं। एक विधायक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोग अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। विधायक का घर भी भीड़ ने बीते शनिवार को जला दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं क्योंकि हालात बस के बाहर हो चुके हैं और लोग देख रहे हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे में अपने पद पर बने रहना मुश्किल होगा। एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं है और सब कुछ सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और उन्हें नदी में फेंक दिया गया है। ऐसे में आप उनसे तैरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का रविवार से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट और फिर उसे नंगा करके घुमाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान देवी सिंह भील के नाम से हुई है। वो मूलतः जिले के आजाद नगर थाने के सेजवाड़ा गांव से आते हैं और उनके साथ मारपीट पास के ही छोटी मालपुर गांव में हुई थी। पुलिस के अनुसार ये घटना 14 नवंबर की है और वीडियो कल दोपहर के बाद वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने शाम 6 बजे एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। 48 साल के देवी सिंह ने दावा किया कि वो पास के ही गांव की एक विधवा महिला की उसके बच्चों को पालने में बीते 5 साल से मदद कर रहे थे। देवी सिंह का कहना है कि मैं हमारे गांव के पास ही छोटी मालपुर गांव की रहने वाली एक विधवा महिला की उसके बच्चों को पालने में मदद कर रहा था। हम एक दूसरे को बीते लगभग 4-5 साल से जानते हैं। 14 तारीख की शाम भी मैं इनके साथ इनके खेतों में लगे अनाज की सिंचाई करवा रहा था जब गांव के ही कुछ लड़ाकों ने मुझे पकड़ा और उनके ससुराल वालों को सूचना दी। देवी सिंह के पुत्र शैलेश ने बताया उस महिला के ससुराल वालों को इस बात से समस्या थी कि मेरे पिता उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। इस कारण उस रात उन लोगों ने मेरे पिता के साथ ये ज्यादती की। देवी सिंह ने आगे बताया कि महिला के ससुराल वालों ने वहां पहुंचकर उनके साथ बहुत मारपीट की। पहले तो जी भरकर मुझे मारा और फिर उसके बाद मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया गया और मुझे किसी जानवर के जैसे नंगा करके गांव भर में घुमाया। घने कोहरे की वजह से सोमवार को दिल्ली में ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन पर भारी असर पड़ा। रोशनी में कमी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर 118 डिपार्चर और 43 अराइवल वाली 160 से अधिक उड़ानें सुबह 8:30 बजे तक सस्पेंड रहीं। डिपार्चर में औसतन 22 मिनट की देरी हुई और सुबह 7 उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल गया है। दिल्ली में धुंध के कारण सोमवार को नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर आने वाली 28 से अधिक ट्रेनें 2 से 9 घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद के लिए कार्यालय के समय को अलग अलग करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में खतरनाक बढ़ोतरी को बावजूद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के चरण 4 को लागू करने में देरी पर सोमवार को नाराजगी जताई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सवाल पूछे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में शामिल राज्यों से कहा कि वो खतरनाक प्रदूषण स्तर को देखते हुए कक्षा 12 तक की फिजिकल क्लास आयोजित करने पर निर्णय लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP लेवल 4 के तहत प्रतिबंध जारी रहने चाहिए, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग करेंगे। बता दें, शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारत आ गई थी। उत्तरी गजा के बेइत लाहिया शहर में इजरायली हवाई हमलों में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय सिविल डिफेंस एजेंसी ने जानकारी दी। AFP ने एजेंसी के हवाले से बताया कि हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं हमले में 7 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो उत्तरी गजा में हमले कर रही है ताकि हमास फिर से इकट्ठा न हो सके। लेबनान के बेरूत शहर में किए गए इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि की है।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि लोग कौन हैं। हिजबुल्लाह के मोहम्मद अफीफ उन चंद लोगों में शामिल थे जो कि सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। अफीफ को आखिरी बार पिछले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा गया था। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देशों में से एक ईरान में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पहले तो ये देश इजराइल से युद्ध लड़ रहा था, उसमें व्यस्त था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी द्वारा अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें, ये बात ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों ने पिछले महीने एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान खामेनी के उत्तराधिकारी का चुनाव किया। बता दें, मुज्तबा खामेनी अयतुल्लाह अली खामेनी के दूसरे बेटे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।